नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मारवाल और आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन को लेकर कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, क्या इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, ये हमारे पास सपोज कोई सरफेस है, ठीक है, इसके नीचे मैंने भर रखा है दोस्तों पानी, जल भर रखा है, ठीक है, ये हमारे पास जल, और इसके ऊपर की तरफ हमारे पास है हवा। इसमें हम दोस्तों तीन अलग अलग स्थितियों पर विचार करेंगे। हम तीन अलग अलग स्थितियां लेंगे। देखिए, ये मैंने एक यहाँ पर एक नॉर्मल बना दिया, एक अभिलंब बना दिया। ये मैंने अभिलंब बनाया। एक कोई प्रकाश की किरण थी, वो इस तरीके से चल रही थी, इस तरीके से। कौन से माध्यम में चल रही है? जो जल है वो तो है सघन माध्यम। जल हमारे पास कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। और हवा है दोस्तों विरल माध्यम। हवा हमारे पास है विरल माध्यम। अब पहले हम चर्चा करते हैं कि सर सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या होते हैं। तो ऐसे माध्यम जिसके कण दूर दूर हो वो हमारे पास विरल माध्यम है, और जिसमें माध्यम के कण पास पास हो वो हमारे पास सघन माध्यम है। अगर मैं बात हवा की और पानी की करूं तो पानी में कण पास पास होते हैं, हवा में कण दूर दूर होते हैं। भाई गैस के कण तो दूर दूर होते हैं, हवा एक प्रकार की गैस है तो गैस के कण दूर दूर होते हैं, जबकि पानी के कण पास पास होते हैं। तो पानी कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। और हवा कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। अगर मैं दोस्तों बात पानी की और कांच की करता, अगर पानी और कांच की बात करें तो कांच फिर हमारे पास सघन माध्यम हो जाएगा, क्योंकि ठोस के अंदर कण और ज्यादा पास पास होते हैं, तो कांच सघन माध्यम हो जाएगा, जबकि पानी कैसा माध्यम हो जाएगा? विरल माध्यम। तो कोई माध्यम सघन है या विरल है ये कैसे पता चलेगा? जब हम किन्हीं दो माध्यमों की तुलना करेंगे। जब हम किन्हीं दो माध्यमों की तुलना करेंगे तो फिर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम कह सकते हैं कि दोनों में कौन सा तो सघन है और कौन सा विरल है। ठीक है, अब देखिए, इसमें एक मैंने बीम डाली, ये कौन से माध्यम में गति कर रही है? सघन माध्यम में, नीचे पानी में। और सपोज इस तरीके से ये कुछ अपवर्तित हो गई, इस तरीके से ये किरण कुछ अपवर्तित हो गई। बट जब पिछले वीडियो में हमने अपवर्तन के अंदर सीखा है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण का भिन्न भिन्न माध्यम में वेग अलग अलग भिन्न भिन्न होता है, जिसकी वजह से वो अपने पथ से मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब गति करती है तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण वो अपने पथ से मुड़ जाती है। तो ये किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई तो इसका वेग बढ़ेगा, तो वेग बढ़ेगा तो ये सीधी की सीधी ना जाकर थोड़ा अविलंब से इधर दूर की ओर हट जाती है। यहाँ ये जो कोण है, ये कोण हमारे पास कहलाएगा दोस्तों आई आपतन कोण, और ये जो कोण आर है ये आर हमारे पास कहलाएगा अपवर्तन कोण। आर हमारे पास क्या कहलाएगा दोस्तों? अपवर्तन कोण। जहां आर परावर्तन नहीं है दोस्तों, क्योंकि घटना किसकी हो रही है? अपवर्तन की घटना हो रही है। दूसरी स्थिति पर विचार करते हैं दोस्तों। ये मैंने अभिलंब बनाया, अब मैं क्या करता हूं, यहां से ये जो कोण आई था, इस आई का मान और ज्यादा बढ़ा देता हूं। ये लो, इस आई का मान मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया। तो सपोज ये जो किरण थी हमारे पास, ये जो अपवर्तित किरण थी, ये इस सतह के समांतर हो गई। ये न तो ऊपर विरल माध्यम में जा रही, ना सघन माध्यम में जा रही, ये किरण इस सतह के समांतर हो गई। तो इस स्थिति में यहाँ जो कोण बनेगा आपतन कोण, इसको हम बोलेंगे दोस्तों क्रांतिक कोण, और इसको हम दर्शाएंगे आई सी से, और आई सी को हम क्या पढ़ेंगे? क्रांतिक कोण। मतलब आपतन कोण का ऐसा मान, आपतन कोण का वह मान जिस पर जो अपवर्तित किरण है वो दोनों माध्यमों की सतह के समांतर हो जाती है। इस कोण को हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। अब देखिए, यहाँ भी पूर्ण आंशिक परावर्तन नहीं हुआ है दोस्तों। तीसरी स्थिति पर हम विचार करते हैं। ये बनाया मैंने वही अभिलंब, ठीक है। अब देखिएगा, मैं क्या करता हूं, यहाँ जो आपतन कोण था इसका मान और बढ़ा देता हूं। इसका मान ये लो, इसका मान मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया। मतलब यहाँ जो आपतन कोण है इसको मैंने क्रांतिक कोण से और ज्यादा बढ़ा दिया, तो जो अपवर्तित किरण थी वो पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है। और दोस्तों हमने परावर्तन के अंदर पढ़ा है कि प्रकाश किरण का किसी माध्यम से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना वो परावर्तन कहलाता है।
लेकिन यहाँ हमारे पास देखिए, हमारे पास मीडियम क्या था, हमारे पास यहाँ सघन माध्यम था हमारे पास। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कैसे परिभाषित करेंगे कि जब हमारे पास जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है, जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो अपवर्तित किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस प्रकार की घटना को हम कहते हैं दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो शर्तों का होना जरूरी है, दो शर्तों का होना जरूरी है। मैं वापस गौर करवाता हूँ वो कौन कौन सी दो बातें हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि जो आपतन कोण है आई, उसका मान हमेशा ज्यादा होना चाहिए क्रांति कोण से। आपतन कोण का मान हमेशा क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए, ये वाली स्थिति होनी चाहिए तीसरे नंबर वाली, तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगर सोचो आई का मान IC के बराबर है तो ये वाली स्थिति बनेगी हमारे पास, इसका मान मैं और ज्यादा बढ़ाऊंगा तब जाकर अपवर्तित किरण इसी माध्यम में लौट आएगी। समझ में आ रही है बात? तो पहली शर्त तो यही हो गई कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त कि जो प्रकाश की जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जो प्रकाश की किरण है वो कौन से माध्यम में जानी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में ट्रेवल करनी चाहिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए दो शर्तों का होना जरूरी है। पहली शर्त कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरी शर्त प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करनी चाहिए। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करनी चाहिए, ये दो शर्तें होगी तभी हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन इसके उपयोग को लेकर पूछा जाता है दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग को लेकर पूछा जाता है कि ये हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है। आपको ऑप्शन देगा परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो देखिए हम इसके अनुप्रयोग की बात करते हैं कि हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग क्या क्या है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसका सबसे पहला अनुप्रयोग तो यही है दोस्तों, हीरे का चमकना। कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है। तो हम बोलेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। दूसरा है मरीचिका। ये मरीचिका क्या होती है दोस्तों, आपने कई बार गर्मी के दिनों में आपने नोट किया होगा कि जैसे हम खुले खेत में अगर घूम रहे हैं, बिल्कुल खुला खेत हो, हमें काफी दूर तक दिख रहा हो, तो ऐसे लगता है जैसे कोई दूर जाकर पानी का तालाब सा भरा हुआ है। या फिर हम सीधी सड़क पर कोई बाइक चला रहे हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई सामने सड़क के ऊपर पानी का तालाब सा भरा हुआ है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक प्रकार का दृष्टि भ्रम होता है। इस प्रकार के दृष्टि भ्रम को हम कहते हैं दोस्तों मरीचिका। कि गर्मी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में दूर स्थित जलाशय का जो एक भ्रम प्रतीत होता है, इसी भ्रम को हम क्या कहते हैं, मरीचिका। एक और इसकी एप्लीकेशन है उन मरीचिका। ये दोस्तों उन मरीचिका की जो घटना है ये होती है ध्रुवीय प्रदेशों में। उन मरीचिका की घटना होती है ध्रुवीय प्रदेशों में। ध्रुवीय प्रदेश का मतलब ऐसे प्रदेश जहां बर्फ जमी हुई रहती है। तो ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है कि जो जहाज जो होते हैं उनके अपने क्षितिज से ऊपर उठे हुए प्रतिबिंब नजर आते हैं। जब जहाजों को कोई व्यक्ति दूर से देखता है तो ऐसे लगता है जहाज मतलब बर्फ मतलब पानी में नहीं है, पानी से थोड़े ऊपर उठे हुए हमें प्रतीत होते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर जो जहाज वगैरह होते हैं उनके अपने क्षितिज से ऊपर उठे हुए प्रतिबिंब प्रतीत होते हैं। ये भी एक प्रकार का दृष्टि भ्रम होता है और इस घटना को हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, उन्हें मरीचिका। चौथा हमारे पास है दोस्तों प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु जिसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ये जो प्रकाशिक तंतु होता है ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। प्रकाशिक तंतु दोस्तों सिलिका का बना होता है, SiO2। प्रकाशिक तंतु सिलिका SiO2 का बना होता है। एक इस टाइप से कांच की बेलनाकार नली होती है।
जिसमें अगर एक बार कोई तरंग प्रवेश करवा दी जाए तो वो बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल कर जाती है। तो ये हमने बात की इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोगों को लेकर। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग है दोस्तों, हीरे का चमकना, मरीचिका है, उन मरीचिका है, प्रकाशित तंतु है, ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होते हैं। दोस्तों यहाँ हीरे की बात आ रही है तो हीरे से संबंधित आप 2-3 फैक्ट याद रखेंगे। पहली बात तो ये कि हीरा जो है वो कुचालक पदार्थ है। हीरा कैसा पदार्थ है? कुचालक। और दुनिया की सबसे मजबूत पदार्थ है हीरा। दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है हमारे पास हीरा, ठीक है। कुचालक पदार्थ है, सबसे मजबूत पदार्थ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और एक बात और याद रखेंगे दोस्तों, जो हीरा है इसका एक टर्म होती है अपवर्तनांक 2.42। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ये एक टर्म है अपवर्तनांक, जो कि हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अपवर्तनांक, तो हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। दुनिया में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरे का ही होता है। जो पदार्थ जितना कठोर होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा। अपवर्तनांक एक तरीके से पदार्थ की कठोरता को बताता है। तो दुनिया में सबसे कठोर पदार्थ है हमारे पास हीरा, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 2.42। जबकि आपको एक बात ये भी जान रखनी है कि जो हीरा होता है, हीरे का जो क्रांति कोण है हीरे का, इसका क्रांति कोण होता है 224.4 डिग्री। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है, हीरे को इस प्रकार तराशा जाता है कि उसके क्रांति कोण का मान कितना रहे? 24.4 डिग्री, ताकि उसमें एक बार प्रकाश अगर प्रवेश कर जाए तो बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा वो हीरे में ही समा कर रह जाता है, वो प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता है, जिस वजह से हीरा हमें चमकता हुआ प्रतीत होता है। तो ये भी एक याद रखेंगे कि हीरे का क्रांतिक कोण कितना डिग्री होता है। तो हीरे का क्रांति कोण होता है दोस्तों 24.4 डिग्री। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हम बोलेंगे 2.42। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो हम कहेंगे हीरे का। कितना होता है? 2.42। दुनिया की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? हीरा। हीरा विद्युत का कुचालक है कि सुचालक है? तो हम कहेंगे कि हीरा विद्युत का कुचालक है, ठीक है। साथ ही साथ एक आपने नाम सुना होगा दोस्तों, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ये आपने नाम सुना होगा। जैसे कुछ आमाशय वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या बॉडी में इंटरनल पार्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक तार साफ हमारे मुंह के अंदर से चलाया जाता है और अंदर का जो चलचित्र है वो जो है मतलब उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एंडोस्कोपी। एक तार सा हमारे मुंह में चलाया जाता है जिसमें आगे की तरफ एक लेंस लगा हुआ रहता है और वो हमारे अंदर के चलचित्र जो है वो कंप्यूटर में दिखाता रहता है। तो जो एंडोस्कोपी होती है वो भी दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही आधारित होती है। याद रखेंगे, एंडोस्कोपी जो होती है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही आधारित होती है। इसमें एक छोटी सी बात हम और करेंगे दोस्तों, क्रांतिक कोण जो होता है यहाँ पर क्रांतिक कोण, उसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? आईसी से, ठीक है। तो यहाँ हम एक टर्म की बात करेंगे जिसको हम कह रहे हैं अपवर्तनांक। यहाँ हमारे पास अपवर्तनांक का सूत्र बनता है 1 म्यू बराबर 1/sin IC। ये जो म्यू है, ये म्यू हमारे पास बताता है दोस्तों अपवर्तनांक को। म्यू किसको बताता है? अपवर्तनांक को बताता है म्यू, और म्यू बराबर होता है 1/sin IC। म्यू बराबर होता है 1/sin IC, जहां IC कौन सा कोण है हमारे पास? क्रांतिक कोण है। तो कई बार क्या करता है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, हमें क्रांतिक कोण का मान देता है और हमें अपवर्तनांक पूछ लेता है कि यदि किसी वस्तु के लिए या किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान अगर इतना है तो उस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या होगा? किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान जैसे आपको दे दिया 30 डिग्री, आपको बोल दिया कि क्रांतिक कोण IC का मान कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो फिर आपको पूछ लेगा कि वहां म्यू का मान कितना होगा।
तो देखिए म्यू कैसे निकालेंगे, म्यू बराबर निकालेंगे 1/sin IC की वैल्यू 30 डिग्री है और sin 30 का मान कितना होता है दोस्तों 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो म्यू का मान हमारे पास बढ़ जाएगा 2। तो जिस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण का मान 30 डिग्री है उस माध्यम का हमारे पास अपवर्तनांक कितना बढ़ेगा दोस्तों, तो हम बोलेंगे 2 बढ़ेगा अपवर्तनांक। तो ये भी एक फॉर्मूला पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित ध्यान रखेंगे, म्यू इक्वल टू 1/sin IC, जहां IC क्रांतिक कोण है और म्यू हमारे पास क्या है अपवर्तनांक। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ज्यादा चांसेस यही बढ़ते हैं कि आपको इनके अनुप्रयोगों को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुप्रयोग याद रखेंगे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, हीरे का चमकना, मरीचिका है, उन मरीचिका है, प्रकाशिक तंतु है, साथ ही साथ जो एंडोस्कोपी है, ये सब हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।